तो कल हम क्या हेडिंग हमने लिखी थी? इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक बार हेडिंग पढ़ के बताओ। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, रेडियल नोड। हाँ संकेत बताओ। Important terms related to radial node. हाँ रेडियल नोड, राइट। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेडियल नोड। ये वाली हेडिंग कल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जिसका हमने सेकेंड ग्राफ बना लिया था। ठीक है, जो सेकेंड टर्म हमने पढ़ा था दैट वाज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये हमने सेकेंड टर्म पढ़ा था और इसके हमने ग्राफ बना लिए थे। आई होप सबको ग्राफ्स क्लियर हो गए हैं कल के, है ना। 3 ऑर्बिटल के लिए हमने ग्राफ बनाए थे, 1s के लिए, 2s के लिए और 2p के लिए। ग्राफ किस किस के बनाए थे हमने? आर स्क्वायर, है ना, जहां पे हमने लिखा था आर स्क्वायर जो था वो था रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कैपिटल आर जो था वो था रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना, सॉरी रेडियल वेव फंक्शन, और स्मॉल आर था डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने कल देखा था। तो एक बार मैं ये तीनों ग्राफ्स बना देता हूं यहाँ पे। आप लोग को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी में एक रफ फॉर्मेट में ये ग्राफ्स एक बार बना देता हूँ। तो 1s का अपना आया था इस टाइप का, ठीक है। तीनों ग्राफ्स याद रखने हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल याद रखने हैं। आर स्क्वायर वर्सेज आर का ये ग्राफ था, फिर 2s का अपना ग्राफ आया था, है ना। 2s का अपना ग्राफ कुछ इस तरह का आया था। दिस वाज अगेन आर स्क्वायर वर्सेज आर, और इसी तरह से हमारा 2p का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आया था, है ना, अगेन आर स्क्वायर वर्सेज आर। अब यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग भी जो आपने ग्राफ्स बनाए हैं उसमें ये चेंज कर लेना, मतलब ऐड कर लेना, चेंज कुछ नहीं करना है। तो कल हमने लिखा था, आप लोगों को याद होगा, कल हमने लिखा था जो आर स्क्वायर है वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का ग्राफ, जो ग्राफ का शेप आर स्क्वायर के लिए आएगा वही ग्राफ का शेप साई स्क्वायर के लिए भी आएगा, है ना। तो कभी अगर क्वेश्चन में साई स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ अगर बनाने के लिए बोला जाए, साई स्क्वायर वर्सेज आर का 1s के लिए, तो उसका भी शेप यही आएगा, है ना। तो जहां जहां पर आपने आर स्क्वायर लिखा है ना, वहां वहां पर साई स्क्वायर लिख लो वाई एक्सिस में। सर हाँ बताओ। सर तो साइज स्क्वायर का ही पढ़ना चाहिए ना, मतलब सर आर कंसिडर ही क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आप ग्राफ बनाओ। तुम ये कह रहे हो कि साई स्क्वायर का पढ़ना चाहिए, आर स्क्वायर का पढ़ने की क्या जरूरत है, ये पूछ रहे हो ना तुम? यस। आर स्क्वायर का पढ़ने के लिए इसलिए मतलब जरूरत है क्योंकि जरूरत अब, ही क्या है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आर स्क्वायर पढ़ने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी अपन जो अगला टर्म पढ़ेंगे ना, जो पहला टर्म होगा रेडियल वेव फंक्शन, जहां पर अपन स्क्वायर रूट बनाएंगे इसका, तो वो जो है वो कैपिटल आर वर्सेज आर का ग्राफ होगा। तो कैपिटल आर का ग्राफ अगर अपन को बनाना है तो उसके लिए अपन को कैपिटल आर स्क्वायर का ग्राफ पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है चंद्रमा? इसीलिए अपन कैपिटल आर स्क्वायर के ग्राफ्स भी पढ़ते हैं। यस। तो ये तो चलो कल की सर बात थी। डाउट था हाँ बताओ। सर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? वो अभी क्वेश्चंस आएंगे तब अपन देखेंगे यार क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी तुम लोग नोट करते जाओ, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें खुद समझ में जाएगा किस तरह से अपन को आंसर करना है। ये बस एक चेंज करना था कल के लेक्चर में, है ना। तो ये आप लोग कर लो। उसके बाद अब अपन आते हैं पहले टॉपिक पे, है ना। ये अपन ने दूसरा टॉपिक लिखा था, कल भी मैंने ये बात हाईलाइट की थी कि दूसरा अपन ने पहले क्यों पढ़ा है और पहला अपन बाद में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टर्म जो कि था रेडियल वेव फंक्शन, है ना, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, कैपिटल आर। तो रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल आर होता है, इसका मतलब, प्रोपोर्शनल था ना वो तो। हाँ अपन इसको उस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, इसका मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो फिर से ध्यान से देखना, वही 3 ऑर्बिटल्स के लिए अपन डायग्राम बनाने वाले हैं। अब अपन ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ग्राफ 1s ऑर्बिटल के लिए, है ना, 1s ऑर्बिटल के लिए। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, समझ लोगे तो ग्राफ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो 1s ऑर्बिटल के लिए देखो, हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर के बीच में, है ना। अभी जो हमने ग्राफ बनाया है वो बनाया है हमने 1s ऑर्बिटल के लिए आर स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर जो y एक्सिस है, जो अपना नया वाला ग्राफ है, इसमें अपन आर स्क्वायर का जब अंडर रूट ले लेंगे, है ना, तो वो आर की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली अपन को करना क्या है, ये वाला जो ग्राफ है आर स्क्वायर का, इसको पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला अपना ग्राफ जो था, ये ग्राफ था आर स्क्वायर का। तो अब जो अपना आर का ग्राफ होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा और ऊंचा करके लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, एक सेकेंड रुको। इसको एक्सेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा आर स्क्वायर का ग्राफ था, है ना, आर स्क्वायर वर्सेस आर, जो हमने पिछले मतलब पहले हम बना चुके हैं। तो अब आर की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू का आप अंडर रूट लेते जाओ, ठीक है। तो जैसे इस वैल्यू का अंडर रूट लोगे तो ये वैल्यू यहाँ कहीं नीचे आएगी, है ना। फिर जैसे इस वैल्यू का अंडर रूट लोगे तो ये वैल्यू यहाँ कहीं नीचे आएगी। तो बेसिकली ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पूरा। तो जो अपना फाइनल ग्राफ होगा वो कुछ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये नीचे यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। सर ऐसा कैसे, मतलब सेम स्मॉल आर की वैल्यू पे आर स्क्वायर भी सेम है और मतलब उसका अंडर रूट भी सेम है। इस मतलब हाँ, एक्चुअली ये है मैथमेटिक्स ही। जैसे सेम आर की वैल्यू पे अगर अपन देखें, देखो जैसे ये अपन ने आर की वैल्यू पकड़ ली, है ना, इस आर की वैल्यू पे अगर आर स्क्वायर आ रहा है 4, है ना, तो 4 वैल्यू यहाँ पर है। तो आर कहाँ पर आएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मतलब ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहे हैं अपन केवल ग्राफ समझने के लिए। तो आर की वैल्यू 2, है ना, तो ये अगर 4 यहाँ ऊपर है तो 2 वैल्यू नीचे आएगी, है ना। तो ये जो पूरा ग्राफ है वो, उसका ग्राफ का शेप सेम रहेगा। ध्यान देना, ग्राफ का शेप सेम रहेगा, बस जो आर स्क्वायर के लिए ग्राफ था वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ये आर की वैल्यूज जो है पॉजिटिव में ही लेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल पॉजिटिव में लेंगे। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर पिसाई भी तो ले सकते हैं इसमें, क्या कहते हैं वो, क्या, जैसे कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ये साई स्क्वायर? पिसाई स्क्वायर, तो सर हाँ सर, तो फिर हाँ उसको साई ले सकते हो, इसको आर के प्रोपोर्शनल भी कर सकते साई ले सकते हो। पिसाई वैसे को, साई में कभी पिसाई ग्राफ को। पूछेगा नहीं, साई में ग्राफ पूछा नहीं जाता। इसको साई के प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो। लिखते बस इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये टर्म, है ना। साई से रिलेटेड ग्राफ से नहीं आते, या तो फिर साई स्क्वायर से आते हैं या फिर सीधे कैपिटल आर से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। बाकी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यस सर। अब ये वाला ग्राफ अपन हटा देते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
इसलिए ये वाला ग्राफ मैं हटा रहा हूँ। फाइनल जो अपना ग्राफ है वो ये है, जो आपको ब्लू कर्व दिख रहा है वो। अगर किसी को लग रहा है कि उसको पुराना ग्राफ बनाने की जरूरत है तो बना भी सकता है, लेकिन फिर उसमें क्लियर कट मेंशन कर लेना कि वो ग्राफ आर स्क्वायर के लिए है ना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 1s के लिए सबको क्लियर हो गया है ना। अब देखो इसी तरह से 2s, तो 2s के लिए ये है अपनी y एक्सिस, ये है x एक्सिस, 2s ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन जैसा हमने पिछले केस में किया था, हम पहले आर स्क्वायर वाले ग्राफ की हेल्प लेंगे, है ना। तो पहले हमने आर स्क्वायर वाला ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये हमने इस तरह से, ये लाइन मतलब स्मूथ है ना, ये थोड़ा, इसको तुम लोग थोड़ा स्मूथली बना लेना। ये इस तरह से ये है, ये ग्राफ आ रहा था अपना आर स्क्वायर का, राइट। तो अब देखो अगेन यहाँ पे वही बात है ना। यहाँ पर हमको फिर से स्क्वायर रूट्स लेना है। तो जब हम वैल्यूज का स्क्वायर रूट्स लेते जाएंगे तो वैल्यूज थोड़ी सी नीचे की तरफ पुश होती जाएंगी, ठीक है। नीचे की तरफ वैल्यूज पुश होती जाएंगी, मतलब ये मैथमेटिक्स कर रहे हैं अपन, है ना। ग्राफ्स कैसे बनाते हैं ये सब आपको मैथ्स में सिखाया होगा, स्क्वायर रूट वगैरह कैसे लेते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर जब आर स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, है ना। और उसके बाद ये ऐसे नीचे चला जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से ऐसे नीचे से जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जैसे अपना आर स्क्वायर का ग्राफ है, तो आर स्क्वायर एक्चुअली कैसे ऑब्टेन हुआ था, ये जब रेडियल वेव फंक्शन है, जब आप इसको स्क्वायर कर देते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है ना। जैसे -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, है ना। जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू, एक सेकेंड में लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर अगर ये वैल्यू -2 है तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो जो अपना एक्चुअल ग्राफ है वो ये है, जो ब्लू लाइन से आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ बिटवीन कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हाँ सर, मुझे डाउट है। हाँ बताओ। सर रेडियस जिस पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई, तो मतलब क्या उल्टा जाने लगा था क्या, इसको भी हम मेजर कर रहे थे? रेडियस तो पॉजिटिव ही है। रेडियस मतलब तो आप नेगेटिव सेंटर है ना, से डिस्टेंस -1। देख रहे हो, तो एक्स एक्सिस पे तो अपन पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। हाँ आगे तुम बोलो क्या कह रहे हो। हाँ सर, एक और डाउट था कि सर आर, कैपिटल आर है वो तो रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं कि कितनी दूर है? कैपिटल आर वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रेडियल वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इसको वैसे याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको इसको समझने के लिए वैसे मैथ्स इन्वॉल्व रहती है ज्यादा। जैसे अपन साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं ना, तो साइन एक्स इज अ फंक्शन, है ना। साइन एक्स का ग्राफ सबने सुना होगा, ऐसे ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आता है। तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से इसको समझ लो कि ये क्योंकि एक वेव फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, इट मींस दिस रिप्रेजेंट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना। वेव फंक्शन जो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ संकेत? तो बेसिकली अपन को ये डायग्राम्स, ये ग्राफ्स याद रखने हैं, है ना। अब अपन को याद रखने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि अपन इंटर रिलेट करके याद रख रहे हैं। अपन को आर स्क्वायर का ग्राफ समझ में आ गया, उसकी हेल्प से अपन ने आर का ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो हम ग्राफ को इंटर सर रिलेट एक और कर डाउट रहे था हैं ताकि हमें ग्राफ्स आसानी से याद हो जाए। हाँ बोलो। सर, श्रोडिंगर इक्वेशन में आर तो आते ही नहीं है,
कैसे निकाल दूँ? श्रोडिंगर इक्वेशन में आर नहीं आता लेकिन साई आता है ना। साई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। तो जो अपने सिलेबस में जो वेव फंक्शंस हैं वो केवल रेडियल पार्ट से रिलेटेड हैं, यस है ना। तो यस अब अपने डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि आपको ये ग्राफ का शेप याद होना चाहिए कि अगर 2s कर्व 2s ऑर्बिटल के लिए r वर्सेस r का ग्राफ का शेप ये होता है जो आपको दिख रहा है। सर हाँ बताओ। सर बस इसे याद रखना है सर, इसका कोई प्रूफ है कि मतलब ये नीचे क्यों जाता है सर? जरूरी जरूरी थोड़ना है सर कि मतलब जिस टाइम पे 4 हो उस टाइम पे -2 हो, 2 भी तो हो सकता है। यार ये एक्चुअली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो ये समझने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी तुमने पूछ लिया तो मैं तुमको कोशिश करता हूँ समझाने की, है ना। ध्यान से सुनना। कोई भी जो ऑर्बिटल होता है वो उसमें एक स्मूथ नेचर होता है ना। स्मूथ नेचर का मतलब क्या है कि जैसे ये जो ऑर्बिटल है ना, इसमें जैसे सेंटर में डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर या इसको एक मिनट रुको, ऐसे मत समझो, ऐसे समझना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसमें तो बीच में नोड भी आते हैं। एक मिनट रुको, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये नीचे ही क्यों जाएगा, ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा, है ना। ये जितने भी वेव फंक्शंस होते हैं ना ये सब स्मूथ होते हैं यार, इनमें शार्प कॉर्नर्स नहीं हो सकते। ये जो आपको शार्प कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, ये शार्प कॉर्नर मैथमेटिकल फंक्शंस में नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे आप कोई भी ग्राफ देखो, जैसे आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, है ना, इट्स अ स्मूथ कर्व, है ना। एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, दो इस तरह से, ठीक है, स्मूथ कर्व है ये। कहीं पर भी सडन चेंज नहीं है वेरिएबल में, है ना। पहले वैल्यू बढ़ रही है, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट हो गई, फिर कम होने लगी, फिर बढ़ रही है, ठीक है। अब कोई भी ऐसे मैथमेटिकल जो कर्व्स होते हैं, जैसे अपन साइन एक्स की भी बात करें, है ना, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े होंगे, है ना। तो जो मैथमेटिकल फंक्शंस है, अब ध्यान से सुनना, रेडियल वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो उसका ग्राफ इस तरह का नहीं हो सकता, ठीक है। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे चंद्रभान, तुम्हारा कहना ये था कि ऐसा जरूरी क्यों है कि ये नीचे ही आ रहा है। तो अपन इसका उल्टा केस अगर मान लें कि अगर ये ऊपर जा रहा होता, ध्यान से सुनना, अगर ये ऊपर जा रहा होता तो ये ग्राफ इस तरह से हमें दिखता। अब इस तरह का ग्राफ बनाने में जो पिंक लाइन से भी मैंने बनाया, दिक्कत ये है कि अपना ग्राफ ये हो गया, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये इसमें शार्प चेंज हो रहा है ना बिहेवियर में, ठीक है। इस तरह का शार्प चेंज जो है वो मैथमेटिकल ग्राफ्स में नहीं होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पैटर्न है ना, जो जो चेंज होते हैं वो स्मूथ होता है। तो आर स्मूथनेस स्क्वायर वाले ग्राफ में तो हुआ है। स्मूथनेस होती है मतलब ग्राफ में, जैसे ये यहाँ पर, इसको मैं और थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में भी अब समझाता हूँ, स्लोप के टर्म्स में। जो स्लोप है, देखो यहाँ पर स्लोप देखो, ऐसा 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 ऐसा, ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो बेसिकली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आता है मैथ्स में, जो तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, फिर ये स्लोप ऐसा ऐसा ऐसा। तो आप ये देख सकते हो कि जो स्लोप का चेंज हो रहा है, स्लोप में जो चेंज हो रहा है वो बहुत स्मूथली हो रहा है ना। स्लोप देखो कैसे कैसे टिल्ट होते जा रहा है, फिर यहाँ पर एकदम आड़ा हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर धीरे धीरे वर्टिकल होना चालू हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कर्व जो अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसमें जो स्लोप्स होते हैं उसमें चेंज स्मूथ होता है, स्लोप का जो पैटर्न है वो स्मूथ होता है। अब यहाँ पर आप स्लोप का पैटर्न देखो, ये जो ग्राफ है ना, इसको मैं यहाँ ऊपर अलग से बना देता हूँ ताकि उसमें खिचड़ी ना मचे। ये वाला जो पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन ग्राफ की, है ना, इस तरह का दिख रहा है ये। तो आप यहाँ पे स्लोप का वो देखो ना बिहेवियर, स्लोप ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूरा हॉरिजॉन्टल तो हुआ ही नहीं, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल है फिर एकदम से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये स्लोप में स्मूथनेस नहीं है ना, स्लोप के बिहेवियर में।
बात सर समझ में आ रही है थोड़ी स्मूथनेस क्यों थोड़ी? जरूरी है? स्मूथनेस क्यों जरूरी है? स्मूथनेस जरूरी क्यों है? बस। क्योंकि यार वो मैथमेटिकल फंक्शन है यार। एक डाउट और सर आर नहीं, स्क्वायर? क्योंकि इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। ये वाला जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन अलग होगी, और ये वाला जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन अलग होगी। नहीं होगी क्या? ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होगी और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होगी। ये दिक्कत है। ये दोनों जो ग्राफ्स हैं वो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मैथमेटिकली। सर तो फिर आर स्क्वायर क्यों करता है? सर आर स्क्वायर मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है क्या? आर स्क्वायर को अपन, अब आर स्क्वायर का ऐसा है कि उसको अपन ने आर को स्क्वायर किया है ना। आर की स्क्वायर्ड वैल्यूज है ये। तो जो आर का जो अपना रेडियल वेव फंक्शन है उसको आप स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर में तो टिंट आ सकता है। सर लेकिन वो भी तो है, मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन नहीं है ना। दिक्कत ये है, जैसे ये यहाँ पर साइन एक्स है ना। ये साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है। जितने भी बेसिक ग्राफ्स होते हैं जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे ग्राफ्स स्मूथ होंगे। अब तुम साइन एक्स का स्क्वायर कर दो, है ना, साइन एक्स का स्क्वायर कर दोगे तो इसका ग्राफ ये आ गया। ये देखो, ये ऐसे जो जो नेगेटिव पोर्शन था वो ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ पर अगेन इररेगुलर मैथमेटिकल पैटर्न हो गया स्लोप के टर्म्स में, है ना। तो स्क्वायर वैल्यूज में पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जितने भी लीनियर वेव फंक्शंस होते हैं ना, जितने भी लीनियर वेव फंक्शंस होते हैं जिसमें डिग्री 1 होती है, उसमें इस तरह का बिहेवियर नहीं आता। जहां पर ये सडन पॉइंट जो आ जाता है ना, सडन कॉर्नर जो आ जाता है, इस तरह का बिहेवियर डिग्री 1 वाले मैथमेटिकल फंक्शंस में नहीं आता, ठीक है। तो बाकी इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये अपन जरूरत से ज्यादा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एंटर कर रहे हैं, है ना। अपन को इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसके बाद फिर आप अपने मैथ्स वाले टीचर से पूछ लेना, ठीक है। वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब आप जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, है ना। मुद्दे की बात यह है कि अपन को ग्राफ याद रखना है कि इसका पैटर्न इस तरह से होता है, ठीक है। मेनली अपन को याद रखना है जहां जहां अपन समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, वो मैंने तुमको समझा दिया ताकि तुम्हें याद रखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? केमिस्ट्री रिलेटेड और कोई डाउट तो नहीं है? अपन मैथ्स और फिजिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे? सर केमिस्ट्री रिलेटेड बता दीजिए कि मतलब क्यों आर स्क्वायर वो नहीं होगा नेगेटिव, मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू ये से। मैथ्स रिलेटेड है ना, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो भाई? ये मैथमेटिकल है, मैंने तुम्हें वही तो समझाया ना। मैंने इसलिए तुमसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये मैथमेटिकल डाउट है और ये टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। और ये समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे तुम्हारा क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं, है ना। ये मैथमेटिकल है, मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ ना। ये देखो ना कि इसके जो स्लोप है, जब डिग्री 1 के जितने भी कर्व्स होते हैं उसमें जो स्लोप्स हैं वो हमेशा ही स्मूथ होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप डिग्री अगर 2 कर दो किसी की तो उसमें कॉर्नर्स आने की पॉसिबिलिटी है। डिग्री 1 की जगह अगर 2 कर दो तो कॉर्नर्स आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे साइन का ग्राफ मैंने समझाया, है ना। साइन का ग्राफ ये एक स्मूथ ग्राफ है, ऐसे स्मूथली चलता है। लेकिन अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो फिर ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। तो ये देखो, ये यहाँ पर हर हर इंटरवल के बाद ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, है ना। तो भाई इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है, अब अपन इस पे और डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि आपको ये ग्राफ याद रखना है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि आपको आर वर्सेस आर में ये ग्राफ होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम अगले उस पे आते हैं 2P पे। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तुम सभी लोग ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री एक वैसा सब्जेक्ट है जिसमें जो डीलिंग है वो बहुत ही एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे होती है ना।
तो केमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा हर बार फील करने पे सब्जेक्ट को नहीं रिलाई कर सकते कि जब तक हमें फीलिंग नहीं आएगी कॉन्सेप्ट की हम उसे नहीं पढ़ेंगे या उसे नहीं समझेंगे। उस तरह का अप्रोच केमिस्ट्री में रखना बहुत गलत रहेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि केमिस्ट्री आपको बहुत सी जगह पे बहुत ज़्यादा इलॉजिकल टाइप की लगेगी। ठीक है, तो हमें अपने मतलब रटनी है पूरी साल केमिस्ट्री को, क्या रटनी है क्यों पूरा केमिस्ट्री? मेजरली तो रटना है ना, लेकिन काफी जगह चीजें लॉजिकल भी होती हैं। जैसे अब यहाँ पर अपन ने ऐसे इस तरह से अपन ने थोड़ा लॉजिकली इसको डिराइव कर लिया कि भाई ये नेगेटिव में जा रहा है, आप इसी को स्क्वायर कर दोगे तो यार स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इतना पैटर्न निकालना भी काफी है, नहीं तो आप अगर जैसे किताबें वगैरह पढ़ोगे तो किताबों में तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ग्राफ कैसे बना हुआ है और क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूँ, केवल केमिस्ट्री के लिए भी नहीं, ये मैं आपके ड्यूरिंग द 2 ईयर प्रिपरेशन में ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्यूरोसिटी रखना बहुत अच्छी बात है। ये मैंने क्या लिख दिया, ईयर क्यों लिखा है, मतलब प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द इंटायर प्रिपरेशन में ये बात कह रहा हूँ, है ना। सब लोग ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है और बिल्कुल सही बात भी है। क्यूरोसिटी रखना बहुत अच्छी बात है ना, इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी विदाउट अ डाउट। लेकिन हमें अपना मेन टारगेट हमेशा पता होना चाहिए, है ना। अगर किसी को मेरी बात से कोई इत्तेफाक ना रखे तो मेरे को बता देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मुझे हमेशा लगता है और जो कि सही भी है कि जो मेन टारगेट है आपका फोकस उस पर होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा मेन टारगेट ये ग्राफ बनता कैसा है, मतलब दिखता कैसा है, वो हमें याद रखना, इस इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, ये मेन टारगेट है हमारा। हमारा मेन टारगेट ये बहुत ज्यादा इसकी टेक्निकलिटीज में घुसना नहीं है कि इस ग्राफ का शेप ऐसा ही क्यों आया। ठीक है, हाँ break down. 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर वो इसी पे रिसर्च करने बैठा है कि भाई ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आया, वो उसको गूगल पे सर्च कर रहा है, उसके लिए वो किताबें पढ़ रहा है, उसने 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे एक दिन खराब कर दिया, तो दैट विल बी अ सीरियस वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वो जो एक दिन आपने खराब किया है, उस एक दिन में आप किसी दूसरे टॉपिक के हो सकता है 50 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के प्रैक्टिस कर लेते जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस में आपको हो सकता है 10 कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ और अच्छी हो जाती। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो टारगेटेड डायरेक्शन में जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो मेन टारगेट पे जाएगी। ठीक है, क्यूरियोसिटी रखना बहुत अच्छी बात है। किसी किसी स्टूडेंट्स को वाकई में बहुत अच्छे डाउट आते हैं और उनसे काफ़ी दूसरे स्टूडेंट्स के भी डाउट क्लियर होते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी कहाँ तक रखना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए बात सही है कि जैसे आपको टीचर कई बार ये बोलेंगे कि इस फॉर्मूले को आप एज इट इज याद कर लो, जस्ट मेमोराइज इट, है ना। इसका मतलब ये है कि वो जो फॉर्मूला है, जो भी वो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वो वाकई में इतना टफ होगा कि उसका डेरिवेशन अभी आपकी समझ के परे है, तो उसको समझने में ज्यादा दिक्कत है, उसको याद रखना ज्यादा आसान है। ठीक है, जिन चीजों को समझना ज्यादा आसान है उनको हम समझ लेते हैं और जिन चीजों को याद रखना ज्यादा आसान है उनको हम याद रख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। हमें अपने टारगेट पे ज्यादा ध्यान रखना है, क्यूरियोसिटी को पैरेलल में रखते हुए, क्यूरियोसिटी को प्रायोरिटी पे रखते हुए नहीं। हाँ पाखी पूछो। सर वो ग्राफ में नीचे जो है मतलब वो आगे टच तो नहीं हो रहा ना, मतलब एक ही जगह पे ये भी टच होगा ना? नहीं, टच नहीं होंगे, ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये सब एक्स एक्सिस पे टच नहीं होते, एंड में जाके पैरेलल हो जाते हैं, है ना। इसका रीजन अपन ने कल भी देखा था कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, है ना। हमने यही लिखा था कि इन्फाइनाइट पे जाके वो जीरो होती है। तो मतलब आर के साथ भी तो सेम ही हाँ, केस तो रहेगा? आर स्क्वायर कभी जीरो होगा नहीं, मतलब वो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं। तो जब ये वैल्यू जीरो नहीं हो रही है तो इसका रूट भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये भी एक्स एक्सिस को Yes. टच नहीं करेगा, इसके जाके पैरेलल हो जाएगा ये एंड में। ठीक है, Yes, sir.
ठीक है, तो ये अपना 1s 2s का ग्राफ हो गया है ना, मेन ये ग्राफ है जो आपको याद रखना है। अब हम आते हैं 2p के ग्राफ पे। तो ध्यान से देखिए, 2p का ग्राफ, इसके लिए पहले हम पुराना ग्राफ देखते हैं। पुराना ग्राफ जो है वो इस शेप का आ गया था आर स्क्वायर वर्सेज आर में। तो पुराना ग्राफ दोबारा ड्रॉ किया जाए। पुराना जो ग्राफ है वो इस शेप का था, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसकी स्क्वायर रूट लेना है अपन को, है ना। ये जो ग्राफ है ये आर स्क्वायर का है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बस वैल्यू थोड़ा नीचे नीचे शिफ्ट होती जाएगी, है ना। सेम ही रहेगा सर ये? ये भी सेम रहेगा? हाँ, शेप इसका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे, ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है ना, उसको तुम लोग दूर बना लेना। शेप एकदम सेम रहेगा, है ना। आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज बिटवीन कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, है ना। रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस फॉर 2p। तो देखो एक्चुअल में कैसे हुआ था। एक्चुअल में जो डिस्कवरी हुई थी, मतलब जो फ्लो था, वो ये था कि पहले रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट हुए कैपिटल आर, है ना। आर वर्सेस आर के ग्राफ प्लॉट हुए, उसको स्क्वायर करके आर स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ प्लॉट हुए, है ना। लेकिन हमने उल्टा क्यों पढ़ा है? हमने उल्टा इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ, आर स्क्वायर वर्सेज आर के ग्राफ की हमें फीलिंग है, ठीक है। तो वो हमने पहले बना लिया और फिर उसको हमने उसके स्क्वायर रूट से रिलेट कर दिया, है ना। बात समझ में आ गई ना सबको, कि एक्चुअल में कैसा है और हमने उसको किस फॉर्म में पढ़ा है और क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? याद रहेंगे ना ये ग्राफ्स? ये याद करना है अपन को भाई सभी को। यस सर। तो देखो अभी अपने दो फंक्शन हो गए, मतलब दो पॉइंट्स, दो टर्म्स हो गए रेडियल रूट से रिलेटेड। ये था रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये था रेडियल वेव फंक्शन। अगला है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। ये लास्ट टर्म है जो रेडियल नोट से रिलेटेड है, और इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके ये सिंपली ऐसा हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिंपली सॉल्व करके, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डी आर, है ना। बेसिकली अपन ने ये जो आर स्क्वायर है इसको अंदर भेज दिया यहाँ पे। तो ये देखो टर्म थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं अपन, ये टर्म क्या कह रहा है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये तो खैर अपन को याद रखना है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब ये होता है। अब ये जो टर्म है ना, आर स्क्वायर का मतलब तो अपन को पता है, उससे अपन ने इस टर्म को क्यों मल्टीप्लाई किया है इसका मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, है ना। उससे तुम्हें थोड़ा सा याद रखने में हेल्प रहेगी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना, जैसे कोई ऑर्बिटल है, फर्ज करो हमने एस ऑर्बिटल पकड़ लिया, है ना। ये एस ऑर्बिटल है, इसमें यहाँ पे सेंटर पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और सेंटर से दूर प्रोबेबिलिटी कम होती है ना। तो
वेव फंक्शन तो एक रेडियल वेव फंक्शन तो एक मैथमेटिकल टर्म है कैपिटल आर, उसको अपन फिजिकली इंटरप्रेट नहीं करते। ये जो टर्म था रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या मतलब था, साई स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या था कि किसी आर डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनना, किसी आर डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ये आर डिस्टेंस हो गया तो इस रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की इस सरफेस पे, वो हो जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना। अब ये जो तीसरा टर्म है, ध्यान से सुनना, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसमें अपन ने उसी आर स्क्वायर को, है ना, मतलब ये वाला टर्म क्या था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसी आर स्क्वायर को हमने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है क्या, इसको ध्यान से देखना। तो किसी आर डिस्टेंस पे हमने एक स्फेरिकल शेल लिया, ये शायद आप लोगों ने फिजिक्स में इस तरह से कैलकुलेशन किया होगा डिफरेंशिएशन में, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, डी आर, है ना, ऐसा कुछ कुछ सुना है फिजिक्स में, स्मॉल डी आर। इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन में या डिफरेंस, मतलब वो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं ना शायद फिजिक्स में, उसमें ये सब सिखाते हैं। तो Yes. हाँ, तो उसमें ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये बेसिकली एक स्फेरिकल शेल है ना, इसको आप ऐसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो ये एक डी आर थिकनेस का स्फेरिकल शेल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। ये तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का क्या मतलब है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर है सरफेस एरिया, है ना, ये जो अंदर वाली शेल है ना, मैं लिख के बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो अंदर वाली शेल है, मतलब ये जो शेल है इसका जो अंदर वाला सरफेस है ना, दो सरफेस है, अंदर वाला सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। अंदर वाले सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसको जब अपन डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, है ना, वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, है ना। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उसका एरिया इंटू हाइट अपन कह सकते हैं रफली। तो ये एरिया हो गया, है ना, अंदर वाले सरफेस का, और उसकी हाइट मतलब उसकी थिकनेस डी आर, तो एरिया और उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल। ये बात समझ में आई कि 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या है, इस वाले शेल की वॉल्यूम है, ठीक है। सर बट आर से मल्टीप्लाई करना था ना। आर से मतलब स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो यार, वो तो फिर इतने का वॉल्यूम आ जाएगा ना, अच्छा हाँ। वो तो इतने पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, ये पूरा अंदर का, इसका वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना है अपन को, शेल का वॉल्यूम निकालना है, ये स्ट्रिप का। यस। तो बात तो पर हम ऑर्बिटल की कर रहे थे ना अभी तक, तो शेल की क्या निकाल रहे हैं? कैसा, अभी तक तो बात हम ऑर्बिटल की कर रहे थे ना, तो हाँ शेल हाँ, की भी हम वॉल्यूम शेल की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कई बार कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और स्मॉल आर का आप लोग ग्राफ बताओ। तो बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये अपन को बताता है कि आर डिस्टेंस पे जो रीजन है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है ना। ये देखो ना, अपन ने प्रोबेबिलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये अपन को ये बताता है कि आर डिस्टेंस पे जो कुछ छोटी सी थिकनेस होगी उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। Yes. इस तरह से अपन को याद रखना है। तो ये जो टर्म है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ शेल। एक मिनट, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ शेल। हाँ चंद्रभान बोलो। सर लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं सर, वो वॉल्यूम उसका आता है सर, तो 4/3 आता है ना मुझे, 4/3 पाई आर क्यूब। वो तो स्फीयर का आता है वॉल्यूम। यहाँ पर अपन ने इसको दूसरे तरीके से निकाला है,
अच्छा तुम ऐसे कह रहे हो कि अपन ऐसा करें कि इसका 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगा के आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दें, ऐसा? यस सर। यार वैसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दिक्कत ये है ना कि आप वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब अगेन अब ये फिर से मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया है ना, उससे कैलकुलस से रिलेटेड। ऐसा अपन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब आप आउटर सरफेस की वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई, तो इसमें लिखोगे r प्लस डी आर क्यूब, है ना? ये आउटर सरफेस की वॉल्यूम होगी, फिर ये इनर सरफेस की वॉल्यूम होगी 4 पाई आर क्यूब। तो इसमें a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, उससे आपका एक मैथमेटिकल टर्म पूरा जनरेट होगा, है ना? फिर उसको पूरा सॉल्व वगैरह करके आंसर यही आ जाएगा 4 पाई r² dr, है ना? अब इसमें कुछ निग्लेक्ट वगैरह भी अपन को करना पड़ता है, कुछ कुछ टर्म्स जो नेग्लिजिबल होते हैं। तो उससे बेटर है कि जब छोटी थिकनेसेस होती है ना, तो अपन इस तरह से निकाल लेते हैं कि आप अंदर वाले सरफेस का निकाल लो और उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना तुम लोगों को कि हाँ सर जैसे पता है। जैसे कोई क्यूब है ना? अगेन अपन ये मैथमेटिक्स डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। एक मिनट रुको यार, क्यूब कैसे बनाते हैं भूल गया मैं भी। इस तरह से बनाते हैं क्यूब को, है ना? तो ये जैसे क्यूब है, इसका इसका ये आप इस वाले सरफेस का एरिया निकाल लो नीचे वाले का, है ना? और इस एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरी वॉल्यूम आ जाएगी, है ना? उसी तरह से अपन ने यहाँ पे किया है, अंदर वाले सरफेस का एरिया निकाल दो और उसकी हाइट मतलब उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तरीका निकालना, इस तरह से वॉल्यूम निकालना ज्यादा आसान है इस केस में, है ना? मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख के बता दिया, ठीक है? सर एक और डाउट था मुझे। हाँ बताओ। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसमें अंतर क्या है, मतलब उसमें क्या निकालते थे और इसमें क्या निकालते हैं? तो रेडियल वैसे तो देखो अपन को याद तो ये करके रखना है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये टर्म होता है जो दिख रहा है सामने पूरा, और ये वाला जो टर्म होता है वो ये होती है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है? तो हाँ एक्चुअली रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो प्रोबेबिलिटी इन अ यूनिट वॉल्यूम वो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम अपन को पता है r², अपन को इतने वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी निकालना है ना? तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को अपन ने इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस स्फेरिकल शेल में प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकल जाएगी, है ना? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अपन ने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। है ना? थोड़ा थोड़ा फील आया होगा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, तो बस इतना काफी है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना? अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे जो अपना जिससे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है? तो ग्राफ अब मैं अगले पेज पे प्लॉट कर रहा हूँ। ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, इससे थोड़ा थोड़ा फील रहेगा कॉन्सेप्ट का। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब एक एक करके ग्राफ हम बनाना चालू करते हैं। पहला 1s के लिए, तो 1s ऑर्बिटल के लिए देखो ध्यान से देखना, हमें r² का ग्राफ पता है ना? r² वर्सेस r का ग्राफ क्या होता है 1s के लिए? अगेन वो बात इंपॉर्टेंट है कि हमने सबसे पहले r² के ग्राफ क्यों पढ़े थे? क्योंकि r² के ग्राफ हर जगह यूज आ रहे हैं, है ना? इसलिए हमने सबसे पहले r² का ग्राफ पढ़ा था। संकेत क्या पूछ रहा है कि सर कल आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं क्या, यहाँ तक के समराइज करने के लिए या फिर जिन टॉपिक्स में डाउट हैं वो फिर से समझने के लिए? समराइज तो मैं ऐसी क्लास में कर दूंगा, है ना? अभी तो ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी वर्किंग डे पे ही क्लास अपन लेंगे, है ना? और तुम क्या पूछ रहे थे समराइज करने के लिए या फिर जिन टॉपिक्स में डाउट है वो फिर से समझने के लिए? देखो अगेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है इस चैप्टर में कि ये चैप्टर थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल टाइप का है। तो इसमें
तुम लोगों को टॉपिक्स में डाउट्स तो बहुत रहेंगे हमेशा ही, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स की इस चैप्टर में फीलिंग नहीं होती अपन को। तो इसमें जो भी तुम्हें डाउट्स है ना, टॉपिक में जो डाउट्स हैं वो जब तुम लोग शीट पूरी कर लोगे उसके बाद में अगर कोई उसके बाद कोई डाउट बचता है तो मैं क्लियर करूंगा, है ना। कि उसमें दिक्कत ये है कि अगर ऐसे अगर डाउट पूछने लगे तो उसमें फिर बहुत अननेसेसरी डाउट्स आएंगे स्टूडेंट को, ठीक है। तो तुम फ्लो Yes. समझ गए ना, अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकली, तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, शीट के जब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो भी फिर आपको डाउट्स थ्योरी में बचेंगे जो अपने सिलेबस में है उससे रेलेवेंस जो भी डाउट्स बचेंगे उसको अपन बेशक डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अपना थ्योरेटिकली मैं एक बार थ्योरी पूरी समराइज कर दूंगा, ठीक है। Yes. तो अब अपन वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था कि हमें इसका ग्राफ बनाना है ना। उसके लिए हमें ये वाला ग्राफ पता है, आर स्क्वायर और वर्सेस आर का, ये इस तरह से उसका ये शेप आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ हमें पता है, हमें ग्राफ किसका बनाना है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब अगेन ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू थी उसमें हमने ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ध्यान से देखना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो बेसिकली वेरिएशन किससे आएगा, आर स्क्वायर से। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, जैसे ध्यान से सुनना एकदम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर में। तो जैसे इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, लेकिन स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है। ये देखो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है, एकदम जीरो के पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू लगभग जीरो के आसपास है। तो जीरो के आसपास किसी भी वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, रफली जीरो, है ना। तो यहां से फिर अपना ग्राफ स्टार्ट होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर का, है ना। ये पहला पॉइंट मिला, है ना। अब इस तरह से अपन और पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। मैं एक दो पॉइंट और प्लॉट करके बता देता हूँ, फिर अपन उसी को एक्सटेंड कर देंगे। तो आगे जब अपन ने सेकेंड पॉइंट देखा तो उसमें कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी कम हुई, है ना, और स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू ये थोड़ी बढ़ गई है। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू अपने पास एक्सपेरिमेंटली थोड़ी बढ़ी हुई आती है ना। मतलब इसमें इसमें ऐसा है कि थोड़ा अपन को याद भी रखना है और थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकली समझना भी है, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें जब एक साथ रखोगे तो ग्राफ अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत अब थोड़ी देर तक चलता रहता है। उसके बाद एक सिचुएशन आती है जहां पर ये स्टैग्नेंट हो जाता है ना। स्टैग्नेंट ये क्यों होने लगता है, क्योंकि जैसे हम आगे देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर अगेन वही बात है, ध्यान से देखना, इस स्मॉल आर की वैल्यू पे, इस स्मॉल आर की वैल्यू पे कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो गई, है ना। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होने लगी है, लगभग जीरो के पास जा रही है, और आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगेन इस पॉइंट पे कैसा हिसाब हो गया, जो हम दो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर की वैल्यू तो बहुत कम है और दूसरे फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है ना, ये लगभग जीरो के आसपास जा रही है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो अगेन जीरो के आसपास अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे टर्न लेने लगता है एक पॉइंट के बाद और फिर ये इस तरह से प्लेन होने लगता है ना। अब इसी को अपन आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देते हैं इसको, है ना। तो जो अपना ग्राफ है वो इसी तरह से, जब
यहाँ पर जब हम देखेंगे यहाँ पर इस रीजन में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 को टच कर जाएगी यहाँ पर। तो जब आर स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 को टच कर जाएगी तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करे आंसर 0 आता है। तो फाइनली ये जो ग्राफ है वो आगे जाके ऐसे प्लेन होने लगेगा। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ हो गया, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना फाइनल ग्राफ। फाइनल ग्राफ मतलब क्या, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेज स्मॉल आर। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर ये हाईएस्ट कब होगा, मतलब जब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जब ये हाईएस्ट होगा? वो मत पूछो यार, क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है कि इसका पीक कब आता है ना। इसका शेप अपने सिलेबस में है, तो बस शेप पे ध्यान दो। पोजीशन अपने सिलेबस में नहीं है कि कौन सी पोजीशन पर ये पीक पे आता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे ये 0 होता है वो अपने सिलेबस में है ना, उसको नोड बोलते हैं। तो वो चीज तो अपन ने देख ही ली है। ठीक है चंद्रभान। यस सर। तो ये ग्राफ आप लोग बना लो और इसमें क्लियर कट लिख लेना, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कैपिटल आर स्क्वायर का है और ये वाला अपना ग्राफ है जो अपन को चाहिए था। तो ये हो गया 1s के लिए। अब हम आते हैं 2s पे। टू एस वाला देखो, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले अपन आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं 2s के लिए। पिछला ग्राफ 2p जैसा था बिल्कुल। किसका, 2s का? नहीं सर, जो पिछला ग्राफ था वो 2p जैसा था, आर स्क्वायर वर्सेस आर। हाँ 2p के आर स्क्वायर वर्सेस आर जैसा था, बिल्कुल सही बात है। हाँ ग्राफ के शेप्स बहुत सारी रिपीट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 2s पे हम आते हैं। 2s के लिए आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ ये था, है ना। ये यहाँ पर एक नोड आता है और फिर से ये ग्राफ इस तरह से ऊपर निकल के और ऐसे ये नीचे आ जाता था, है ना। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो इसी के जैसा हो गया, है ना। जब ग्राफ नीचे आता है आर स्क्वायर का, बहुत ध्यान से सुनना, जब आर स्क्वायर का ग्राफ नीचे आता है तो ये जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ जाता है ना। तो इसका इतने पोर्शन का कैलकुलेशन तो सेम रहेगा। जब ये नीचे आ रहा है आर स्क्वायर का, तो जब आप 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो वो ऊपर जाके, है ना, ऊपर जाके मैक्सिमा को एक बार टच करके फिर नीचे आएगा। ठीक है, इस पोर्शन का जो अभी अपन ने ड्रॉ किया, इसका एक्सप्लेनेशन सेम एज इट इज, जैसा 1s के लिए एक्सप्लेनेशन था एग्जैक्टली सेम है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर, है ना, यहां पर आर स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है ये भी एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये ग्राफ इसको एकदम टच कर देगा, है ना। यहां पर ये ग्राफ इसको टच कर गया। अब इसके आगे देखो, यहां पर ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है, यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते जा रही है ना। ध्यान से सुनना, बहुत एकदम मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल वैल्यूज का एनालिसिस है। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हो स्मॉल आर भी बढ़ रहा है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो दोनों फैक्टर्स हैं, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट और ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से टच होने के बाद फिर ऐसे ऊपर जाता है और इस तरह से ये ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो ये एक पोर्शन हुआ ग्राफ का। अब देखो आगे जैसे अपन देखें, ग्राफ को अब अपन चरम पे पहुंचाते हैं। तो एंड में जब हम देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है
और किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0। ठीक है, तो जब ये ब्रांच 0 पे जा रही है, इसका मतलब जो हमारा फाइनल ग्राफ है उसकी भी ब्रांच कहाँ पे जाएगी, 0 की तरफ। तो ये इस तरह से ये जो ग्राफ है ये फाइनली 0 की तरफ टर्मिनेट होने लगेगा। ऐसे ये अपना ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो रेड वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? रेड वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था ना। 0 से तो स्टार्ट इसलिए होगा ना क्योंकि 0 पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 है ना। स्मॉल आर की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें फाइनल आंसर एग्जैक्टली 0 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक बार ये इसको टच करता है। सर इसके तीनों क्या ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं क्या ग्राफ? तीनों मतलब? हाँ, तीनों ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है ना, अपन स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये अपन स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी स्मॉल आर 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और स्मॉल आर कहाँ पे 0 होगा, ओरिजिन पे। तो ये बिल्कुल सही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि ये इसके जितने भी ग्राफ्स हैं वो सब स्टार्ट तो हमेशा ओरिजिन से होंगे। वैष्णवी क्या कह रही है कि सर ये एक बार ही 0 होगा क्योंकि 2s में एक ही नोड होता है। हाँ, तो एक बार ही 0 हुआ है ना, ये देखो ना, एक ही बार तो 0 हुआ है वैष्णवी, एक ही बार तो 0 हुआ है। ठीक है, तो अब बस अपन लास्ट ग्राफ बना लेते हैं जो है 2p का। ये अपना हो गया 2p ऑर्बिटल। इसके लिए हम देख रहे हैं ग्राफ r स्क्वायर वर्सेस स्मॉल r का पहले। तो ये जो ग्राफ हमने देखा था ये इस तरह से ऊपर जाता है और फिर इस तरह से ये नीचे आ जाता है ना। अब इसमें हमें कौन सा देखना है एक्चुअली, 4 पाई r स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर, है ना। इसका ग्राफ हम देख रहे हैं, तो वही सेम एक्सप्लेनेशन है ना। स्टार्टिंग में ग्राफ स्मॉल r 0 है यहाँ पे, तो यहाँ से ग्राफ चालू होगा। ये हो गया पहला पॉइंट अपना। फिर देखो यहाँ पर देखो कैपिटल R स्क्वायर भी बढ़ रहा है और स्मॉल r स्क्वायर भी बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट और ज्यादा पड़ेगा, है ना। मतलब ग्राफ जाएगा ऊपर, ये ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ऊपर जाता रहेगा, नॉर्मल है। फिर एक बार यहाँ पे पीक आएगा। पीक इसलिए आएगा क्योंकि इस ग्राफ को फाइनली नीचे भी आना होगा, सेम एक्सप्लेनेशन। क्योंकि एंड में कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू 0 के पास जा रही है, तो इसका मतलब फाइनल जो अपना ग्राफ है वो भी 0 के पास जाना चाहिए, है ना। तो कहाँ पे? वो दांत म्यूट देखा कर लो, था। अपना म्यूट कर लो अंकुर। ठीक है, तो फाइनल जो ग्राफ है वो हमारा ऐसे एंड में 0 के पास पहुंचना चाहिए। तो ये एंड में ऐसा कब पहुंचेगा, जब ये एक बार ग्राफ स्मूथ टर्न ले, तो इसलिए इसमें एक बार पीक आएगा और फिर ये इस तरह से ये ऐसे अपना ग्राफ जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये बात सही है कि जितने भी ग्राफ्स हैं, है ना, उनमें ज्यादातर ग्राफ्स का यही पैटर्न आएगा, है ना। ज्यादातर ग्राफ्स का आपका ये पैटर्न आएगा। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न आ क्यों रहा है ये अपन को लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया? ये है अपना फाइनल ग्राफ, राइट। और ये था अपना ग्राफ, ये था आर स्क्वायर का, जिसकी हेल्प से अपन ने फाइनल ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना श्रोडिंगर वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब मैं एक बार इसमें बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैपिटल R स्क्वायर का ग्राफ सबसे पहले क्यों पढ़ा था,
क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर का ग्राफ विजुलाइज करना ज़्यादा आसान है बाकी ग्राफ्स की तुलना में, है ना। तो कैपिटल आर स्क्वायर के ग्राफ्स हमने फील करके बना लिए थे और फॉर्मूले से कैलकुलेट करके नोट्स वगैरह की हेल्प लेके भी हमने बना लिए थे, और कैपिटल आर स्क्वायर के ग्राफ की हेल्प से फिर हम बाकी दोनों ग्राफ्स को, मतलब रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ को और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ग्राफ्स को हम याद आसानी से रख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पोर्शन क्लियर हुआ सबको, है ना। तो अब जो क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन है वो अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब अपन पहले इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। होमवर्क में सेक्शन ई दिया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। Yes, sir. So now I am projecting the PDF of section E and we will start our discussion. हाँ बताओ भैया, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? E1 एक सेकेंड, Yes. E1 अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले कॉपी पेस्ट किया जाए। एक सेकेंड, हाँ तो ये है क्वेश्चन E1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन E, है ना। E1 की हम बात कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट में है, मतलब n इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, मतलब z इज इक्वल टू 1, absorbs 1.5 times as much energy as the minimum required for its escape from the atom। ठीक है, what is the wavelength of the emitted electron, है ना। क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ा, लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की सी समझने वाली है तो हम क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ेंगे। ठीक है, an electron in a hydrogen atom in its ground state n is equal to 1, z is equal to 1, absorbs energy। ठीक है, अब अपन दूसरी बार में डायग्राम भी बनाने लगते हैं ताकि हमें ज्यादा समझ में आए। इलेक्ट्रॉन जो n is equal to 1 में है वो कुछ एनर्जी को कहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है ना। इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी उस पर पड़ रही होगी। एब्जॉर्ब्स एनर्जी, है ना, कितनी एनर्जी, 1.5 टाइम्स एज मच एनर्जी एज द मिनिमम एनर्जी। तो ये इसको अपन फिलहाल के लिए कैपिटल ई लिख लेते हैं, है ना। कैपिटल ई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम द एटम। ठीक है, फिर एक ये दूसरी सिचुएशन की बात कर रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अगर एस्केप कर जाए, है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाए तो एस्केप करने में उसको कितनी एनर्जी चाहिए। एस्केप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मान लो E2 एनर्जी चाहिए होती है, और अभी E1 एनर्जी उस पर पड़ रही है, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी वाली जो एनर्जी है इट इज एक्चुअली 1.5 टाइम्स दिस एस्केप एनर्जी, है ना। तो E1 इज एक्चुअली 1.5 टाइम्स E2। इतना तो अपन को क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ इसकी वेवलेंथ अपन को निकालना है। नहीं, इस केस में नहीं निकालना, हमें इस केस में वेवलेंथ निकालना है ना। देखो दो सिचुएशंस है, एक बार अगर उस पर इवन एनर्जी पड़ी तो क्या होगा, दूसरी अगर उस पर E2 एनर्जी पड़ी तो क्या होगा। तो जब उस पर इवन एनर्जी पड़ रही है उस केस में वो पूछ रहा है वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ कहाँ कब पूछी जा रही है, इस केस में। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाए, किसी से हुआ है क्या क्वेश्चन?
किसी से हुआ या सबको डाउट है इसमें? तो ठीक है, देखते हैं अपन। देखो, डाउट है। हाँ देखो, E1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। E1 में अपन को अब ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जा कहाँ पे रहा है ना। E1 में अपन को फाइनल ग्राउंड स्टेट तो बताया, लेकिन वो एक्साइट होके जा कहाँ पे रहा है ये नहीं बताया। और हमें इलेक्ट्रॉन की, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ मतलब होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच अपॉन एम वी अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक अपने पास वो फॉर्मूला था, है ना, लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अगर पता हो तो भी अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या फिर सॉरी, या फिर एक फॉर्मूला ये भी था एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी। तो अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, आप लोगों को याद होगा, अंडर रूट 150 बाय वी इन एंगस्ट्रॉम, है ना। या फिर अपन एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी भी लिख सकते हैं, मतलब वही वेवलेंथ। 12.3 अपॉन रूट भी होते हैं। हाँ हाँ, मतलब वही वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के इतने सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अपन इतने तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये लगभग सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन से फॉर्म से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो देखो, लैम्डा निकालने के लिए हमें या तो हमें वेलोसिटी टाइप पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, या हमें काइनेटिक एनर्जी कहीं से पता चल जाए, या हमें वोल्टेज पता चल जाए, इस तरह का हमें कुछ टर्म पता चल जाए, या हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए Q इंटू वी, है ना। तो देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एस्केप एस्केप करने के लिए ध्यान से देखना, एनर्जी एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप, है ना। एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है ना। ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, जो E2 की वैल्यू है वो दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे अपनी E1 की वैल्यू आ गई सॉल्व होके, ठीक है। तो अब E1 की वैल्यू किस में आएगी अपनी? ध्यान देना, E1 की वैल्यू की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसका मतलब क्या है? ये जो अपनी एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह, है ना। ये इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1.5 इंटू 13.6 EV, है ना। तो जो हमारा वेवलेंथ है लैम्डा, दैट विल बिकम इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम। क्यूवी होता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है वो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 इंटू 13.6, ठीक है। तो आप ये जो वैल्यू है, मास तो पता ही है हमको इलेक्ट्रॉन का, एच अपॉन अंडर रूट टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डाल देंगे 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम ये डाल देंगे 1.5 इंटू 13.6, 1.5 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है ना। यहाँ पर बेसिकली अपन एनर्जी डालते हैं, है ना। या तो आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये इसी फॉर्मेट में अपन को दी हुई है, या तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो या पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो। बेसिकली अपन को एनर्जी डालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया अपन ने, बस इसमें वैल्यूज वगैरह डाल देना सारी, इससे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया। तो बस सर इसको हो अब गया। सॉल्व कर लेना। और अब मैं दोबारा शीट प्रोजेक्ट करता हूँ।
एक्चुअली ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं एक बात और हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ इसलिए भी है क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं है ना। क्लियर एज इन इन्होंने बस सिंपल केवल एनर्जी एनर्जी टर्म लिखा है ना। इन्होंने बताया नहीं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, उसकी कायदे से इनको ऐसे लिखना चाहिए था कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 टाइम्स हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अगर वो ऐसे लिख देता तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में डायरेक्टली अपन को फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर हमको बीइंग अ स्टूडेंट ये खुद डिसाइड करना था कि ये जो एनर्जी है इसको अपन को या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों में से किसी एक की जगह पे रख देना है ना। आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के कारण ये क्वेश्चन हल्का सा ज्यादा टफ हो गया था। और बताओ सर E2 में बस एक डाउट बता दीजिए। हाँ हाँ बेशक। सर V का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो आंसर में दिया हुआ है V? ई, एक सेकंड, E2 बोल रहे हो ना? E2 में ये वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वेलोसिटी ऑफ सर इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ बता प्रोटॉन में दीजिए रिलेशन क्वेश्चन। निकाल दिया है, यही वाला बोल रहे थे ना? यस सर। हाँ, तो इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में रिलेशन आएगा, वो रिलेशन बेसिकली ये पूछ रहा है। सर कैसे निकालेंगे ये रिलेशन? ये कोई मतलब क्वेश्चन ही बताना है कुल मिला के, है ना? किसी यस से हुआ ये क्वेश्चन? सर तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन E2, कंडीशन निकालने की बात कर रहा है। कंडीशन हमें आंसर देख के समझ में आ रहा है, इट इज आस्किंग बेसिकली फॉर अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, deduce the condition when the de Broglie wavelength associated with an electron, है ना, de Broglie wavelength associated with an electron would be equal to that associated with a proton, would be equal to that associated with a proton if a proton is इतने टाइम्स heavier than an electron। मतलब proton is इतने टाइम्स heavier than an electron। ठीक है, तो अब ये कंडीशन निकालने की बात कर रहा है, तो बस लैम्डा ई और लैम्डा पी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी, फिर आप लैम्डा को लिख लो, लैम्डा होता है h अपॉन अंडर रूट 2 m के ई। काइनेटिक एनर्जी को लिख दो हाफ, या इसको डायरेक्ट उस फॉर्म में लिख लो ना, मास और वेलोसिटी के फॉर्म में, वो ज़्यादा सिंपल है। लैम्डा हो जाएगा h अपॉन एम वी, तो दोनों का लैम्डा बराबर है, मतलब h अपॉन एम वी दोनों का बराबर होगा। सही है चंद्रभान, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। बस अब तो क्या बचा, फिर ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रिलेशन यहाँ पे रख देना, है ना, तो वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। एमपी की वैल्यू उठा के रख देना 1836 इंटू एम ई यहाँ पर, तो एम ई कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी में यही वाला रिलेशन आ जाएगा जो आंसर में दिया हुआ है, ये वाला। समझे? मतलब मैथमेटिक्स है इसके बाद, यस तो सर। सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आ यस जाएगा। फिर मैं दोबारा शीट खोल देता हूँ, और बताओ। सर सर E3 बता E3 दीजिए। कौन सा E3। E3? E3 बोल रहे हो क्या? यस सर, यस सर। E3 देख लो, अरे बाप रे, इतना बड़ा कैसे आ रहा है ये, एक मिनट रुको। इसको फिर अपन इतना ही कॉपी कर लेते हैं।
ये है E3 commit to memory, it then it has a, ये वाला पोर्शन शायद फालतू होगा. An electron practically at rest is initially accelerated through a potential difference of 100 volt. It then has a de Broglie wavelength of this. हाँ ठीक है, यहीं से है क्वेश्चन. मतलब तो ये है हमारा E3 क्वेश्चन, राइट? E3, an electron practically at rest, है ना. इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली 0 पर है और इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट. तो 100 वोल्ट के उसके पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. ये लाइन अपन ने थ्योरी में लिखी है कि कोई पार्टिकल अगर इनिशियली रेस्ट पर है और उसको Q इंटू वी पोटेंशियल सॉरी V वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? Q इंटू वी. ठीक है, तो ये 100 इंटू EV. इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर. है ना, ये लाइन आपके नोट्स में लिखी हुई है. तो इट देन हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. इसकी शायद वैल्यू दी हुई है हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, λ1 एंगस्ट्रॉम, है ना. तो ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये λ1 एंगस्ट्रॉम है. तो इसके करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो λ1 है. इट देन गेट्स रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट, है ना. अब इसको रिटार्डेड कर दिया मतलब रोक दिया गया है 19 वोल्ट लगा के. तो जब आपने 19 वोल्ट से रोक दिया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी पहली कंडीशन में. ध्यान से सुनना, जब आपने इसको 19 वोल्ट लगा के रोक दिया है तो इसका मतलब आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी तो पहले से थी, उसमें से आपने 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रोक दिया है, मतलब माइनस कर दिया है. तो ये जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास बच रही होगी रिटार्डेशन के बाद, 19 वोल्ट लगाने के बाद. ये बात समझ में आई? यस सर. तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपन को दिया हुआ है λ2 एंगस्ट्रॉम, है ना. ये देखो, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, अब तो आसान है, अ फर्दर रिटार्डेशन थ्रू 32 वोल्ट. फिर से 32 वोल्ट अपन ने रिटार्ड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन की थर्ड कंडीशन में 81 में से 32 और माइनस कर देना, है ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये नई वैल्यू हो जाएगी. इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दी हुई है λ3 एंगस्ट्रॉम. तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज λ3 माइनस λ2 बाय λ1. क्वेश्चन पूछ रहा है कि λ3 माइनस λ2 अपॉन λ1 क्या होगा. तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, बस इसकी वैल्यूज डालते जाओ. λ3 की वैल्यू क्या होती है? h अपॉन √2m ke, है ना. तो जब λ3 डालोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू डालना. फिर जब λ2 कैलकुलेट करोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसी फॉर्मूले से ये वाली डाल देना, है ना. अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है. λ1 डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये डाल देना. अब सॉल्व वगैरह करना तो ये h और n सब कैंसिल हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज पता ही है, सॉल्व होकर आंसर जाएगा. सर मतलब m रहने देना है. हाँ, फॉर्मूले में तो m रहने देना है, लेकिन फिर वो कैंसिल हो जाएगा ना. आप न्यूमरेटर में भी m बाहर आएगा, फिर ये डिनोमिनेटर में लैम्डा लिखा, इससे भी m बाहर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. करके बताऊं क्या पूरा? नहीं सर, आ गया. मैथमेटिकल स्टेप है ना, करके देख लेना, नहीं हो तो दोबारा पूछ लेना या डाउट ग्रुप में लिख देना, तो मैं पूरा सॉल्व करके भेज दूंगा. ठीक है. और एटलीस्ट हम एक्सरसाइज 1 तो पूरी डिस्कस करते ही हैं. हाँ, और बताओ इसमें. सर बाकी तो हो गए थे, 2 ही थे. E4 E5 में कोई डाउट नहीं किसी को? तो इसमें भी पूछ ही लो यार, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा और रुक जाते हैं. इसमें कोई डाउट है क्या? सर E3. E3 है, Yes. E3 देख लेते हैं.
ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? एक मिनट रुको। In a hydrogen atom, if x is the radius of the first Bohr orbit, ये कॉपी सही से नहीं कर रहा है तो मैं इसको देख लेते हैं अपन, अगर ऐसी ओरली समझ में आ जाए तो यहीं पे समझा देता हूँ मैं शीट में। शीट दिख रही है ना तुम लोग को? Yes, sir. हाँ, तो इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, है ना, x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो x है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या होता है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस x दिया हुआ है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब उसमें n इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x फर्स्ट बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है रेडियस का? 0.529, n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 है, और z स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है। तो ये x की वैल्यू अपन को पता है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। लैम्डा क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का इन n इज इक्वल टू 3, ये आपको बताना है। तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, h/mv होता है। तो बेसिकली अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ना, मतलब ये जो वैल्यू है इट इज कमिंग एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे h हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता, है ना, हमें वेलोसिटी नहीं पता, और हमें ये पता है रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का। तो इसका मतलब रेडियस और वेलोसिटी को हमें रिलेट करना पड़ेगा। अब एक इक्वेशन होती है mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, है ना। हम इक्वेशंस लिखते जाते हैं, z/n, वेलोसिटी को जैसे हम अगर अपन z/n लिख लें तो, लेकिन हमें आंसर x के टर्म्स में देना है। देखो mvr इज इक्वल टू NH, जो इक्वेशंस हमें याद है वेलोसिटी और रेडियस से रिलेटेड वो हम सब लिख लेते हैं ना। एक तो होती है mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, एक होता है 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो तुम लोग भी अपना दिमाग लगाते जाओ और मेरे को बता देना जहाँ पे समझ में आ रहा हो। हमें h और m तो ठीक है, हमें mv को देखो, r को पहले अपन x से रिप्लेस कर देते हैं ना, क्योंकि हमको x फाइनली चाहिए आंसर में। तो हम इस इक्वेशन को पकड़ते हैं और इसमें हम ये इक्वेशन हम पहले ऑर्बिट के लिए लगा देते हैं, है ना। इस इक्वेशन को जब आप पहले ऑर्बिट के लिए लगाओगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। देखो m v फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। r की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी है? x। तो ये देखो, ये यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू 1 है। तो ये देखो, है ना, यहाँ से अपना सॉल्व होके क्या आ गया, हमारे पास एक ही रिलेशन आ गया, है ना। अब हमें क्या करना था, हमें ये यहाँ पर हमें लिखना है वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट, ये है वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पर v1 की जगह किसी तरह से v3 का रिलेशन आ जाए तो फिर अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा देख के। तो हम v1 और v3 को कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो vn होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z/n। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब n की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं कि v1 इज एक्चुअली
3 टाइम्स वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट। Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. तो देखो अब ये V1 और V3 में रिलेशन आ गया है ना, तो बस अब रिप्लेस कर दो m, अब आप V1 की जगह डाल दो 3v3 है ना, 3v3 x h बाय सॉरी इंटू नहीं आएगा, ये इक्वल टू आएगा है ना, h बाय 2 पाई। बस अब अपना आंसर आ गया। h अपॉन mv3 की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो h को इधर रखो और m और v3 को यहाँ भेज देना नीचे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कहाँ, ऊपर। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 पाई इंटू एक्स है ना, 3 इंटू 2 पाई इंटू एक्स, मतलब द फाइनल वैल्यू विल बी 6 पाई एक्स। Oh, yes. ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, मैंने मतलब एक ही स्टेप में बहुत सारी स्टेप्स लिख दी, थोड़ा सा ओरली कर दिया, आप लोग समझ में नहीं आए तो उसको अच्छे से लिख लेना है ना। क्वेश्चन का फ्लो समझ में आ गया ना? हमको ये समझ में नहीं आ रहा था वेलोसिटी रेडियस को कैसे रिलेट करें, तो हमने जितने एक्सप्रेशन अपन को पता है अपन ने सारे लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से किसी से होना है। तो और बताओ बाकी। Yes, sir. सर E5। E5 देख लेते हैं। हाँ अब तो थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये है क्वेश्चन E5। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो लैम्डा n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट में ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन हेली, मतलब z की वैल्यू हो गई कितनी, 3, विल बी इक्वल टू है ना, लैम्डा इन n इज इक्वल टू 2 जिसका z 3 है, एस ये लैम्डा किसके बराबर है, विल बी इक्वल टू डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। तो ये पूछ रहा है ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी, 4 ऑप्शन में से अपन को बताना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जो वेवलेंथ दिया है ना, z इज इक्वल टू 3 अपन को पता है, इससे आप वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लो, और फिर हमको यहाँ पर दिए हुए हैं ये क्या है, सी एफ, एक मिनट रुको यार, ये बी ऑप्शन क्या है, C5 प्लस आयन, अच्छा कार्बन आयन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमको बेसिकली बताना है कि चारों में से कौन से ऑप्शन में ये वेवलेंथ इसके बराबर आएगी। तो पहले तो आप ये वेवलेंथ निकालो, तो ये वेवलेंथ अपन कैसे निकालेंगे, ये वाली वेवलेंथ लैम्डा होता है h अपॉन एम वी है ना, और इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन तो दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 150 बाई वी वोल्ट, वो वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वोल्टेज नहीं पता। और सेकेंड ऑर्बिट में कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कोई बताओ, ताकि हमें वेवलेंथ मिले। h अपॉन एम वी में अपन को h तो पता है, m सर पता है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसमें। वेलोसिटी निकालोगे उससे क्वेश्चन लंबा तो नहीं। हाँ वेलोसिटी से कर लो, और क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन को पता है ना, वेलोसिटी होता है 2.18 10 टू द पावर 6 z बाय n है ना, z पता है, n पता है, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वेवलेंथ आ गई, उससे ये वाली वेवलेंथ आ गई। अब ये वाली वेवलेंथ किस किस में आ रही है, ये 4 ऑप्शन में आप कैलकुलेट कर लो है ना। जैसे जो ए ऑप्शन है उसमें दिया है n इज इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वही हाइड्रोजन एटम पता है, मतलब z की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। ठीक है, तो जब z और n पता है इसका मतलब अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर अपन ने किया था, हमें z पता था और हमें n पता था, तो हमने इस कैलकुलेशन से वेवलेंथ निकाल ली थी। तो ऐसे ही हर ऑप्शन में आपको z और n पता है, तो आप हर ऑप्शन में वेवलेंथ निकाल लेना और उसको देख लेना कि वो इस वैल्यू से किस किस में मैच कर रहा है। ठीक है, इतना करना है।
तो उसमें बेसिकली कुछ ऐसा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। देखो एच और एम की वैल्यू तो सबके लिए सेम है ना, सॉल्व कुछ नहीं करना है इसमें। देखो जेड की वैल्यू 3 रखेंगे अपन यहाँ पे और एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो बेसिकली 3/2 का फैक्टर आएगा इसमें। तो आपको 3/2 का फैक्टर चेक करना है इनमें से किन ऑप्शंस में आएगा, है ना। तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें कितने आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 6, तो इसमें 6/4 मतलब 3/2, बी सही आंसर है ना। सी आंसर देखो 6 और ह ही ली बी, तो 4 6/4, तो इसमें 3/2 नहीं आएगा, इसमें 2/3 आएगा, तो इसलिए सी गलत आंसर है। और इसमें भी 3/2 आ रहा है, तो डी भी गलत आंसर है ना। मतलब मैंने थोड़ा सा ओरली बता दिया इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से, आप लोग ये सॉल्व करके देखोगे तो बी सही आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, शाबाश। और बताओ E5 के बाद, E5 के बाद कोई डाउट है क्या किसी को? सर E7 में लेकिन आ गया था। कोई डाउट तो नहीं है अब इसके बाद, E5 के बाद? ठीक है नो तो सर। ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में। नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होता रहेगा। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू सून, Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।